आज भी मैं मानता हूं कि बीजेपी को 273 के आंकड़े से पहले रोका जा सकता है। और वो रोकने के लिए एक रणनीति बनानी होगी। आज भी हवा बहुत हो गया है इसका, खासतौर पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद इतना हल्ला हो गया है, बस बस हो गया, चल गया चल गया चल गया। लेकिन वास्तव में आप आंकड़े तो देखिए, ऐसा नहीं है। आज भी इन सब जगहों पे चुनाव के परिणाम पलटे जा सकते हैं। न्यूज़ तक की टीम मणिपुर में है, इम्फाल में है इस वक्त, और यहाँ पर इम्फाल में हमारे साथ योगेंद्र यादव जी भी हैं। तो हमने सोचा बात ज़रूर की जाए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आगाज़ के साथ कई सारे सवाल जो हैं, इस वक्त हम जान रहे हैं कि इम्फाल मणिपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज़ है। दूसरी तरफ दिल्ली में काफ़ी कुछ चल रहा है। दिल्ली में चल रही है सीट शेयरिंग की बातचीत, और हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष मिले। उस मीटिंग को देखकर हम क्या माने? क्या ये मान लें कि पंजाब दिल्ली की डील डन है, हो गया, वो डील हो चुकी है? मैं समझता हूँ कि इनका सवाल तो बेहतर खैर कांग्रेस के नेता दे पाएंगे। हम तो कांग्रेस के नेता हैं नहीं, हम तो देश के जन आंदोलनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन सब ने तय किया है कि हम इस न्याय यात्रा का समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे और इस न्याय यात्रा के माध्यम से न्याय के मुद्दों को उठाएंगे। रही बात दिल्ली की मीटिंग्स की, मैं समझता हूँ अच्छी बात है, मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत बढ़िया है। और राजनीति में दोनों चीज़ें साथ चलेंगी, कुछ बड़े सिद्धांतों की ऊंची लड़ाई और ज़मीन पर राजनीतिक समीकरण, दोनों हैं, दोनों चलेंगे, दोनों की अपनी जगह है, एक को छोड़ के दूसरा आप कर नहीं सकते। और ये जो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये इस देश में न्याय के सवाल को उस वक्त उठा रही है जहाँ ये देश हर तरह से अन्याय के रास्ते पे चल रहा है। इसलिए यहाँ न्याय की बात करें, जैसे पिछले साल ये मोहब्बत की बात हुई, ऐसे ज़माने में जब देश में झूठ और नफ़रत चल रही थी, इसलिए अन्याय के ज़माने में न्याय की बात करें, मैं तो उसको सलाम करता हूँ। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये कहा गया कि जो असर हुआ भारत जोड़ो यात्रा का, वो तेलंगाना और कर्नाटक में देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी को साउथ में स्ट्रेंथन होती दिखी पार्टी, लेकिन वहीं जो हिंदी बेल्ट वाले राज्य हैं, जो हिंदी पट्टी वाले राज्य हैं, वहाँ पर नुकसान होता दिखा। जहाँ सरकारें थी भी और जहाँ नहीं थी, वहाँ कुछ नहीं मिल पाया कांग्रेस पार्टी को। क्या आपको लग रहा है कि भले ही कहा जा रहा है कि ये एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद मणिपुर में आप मान लीजिए 2 लोकसभा सीटें हैं, ऐसे हर जगह लोकसभा सीटें हैं। आपको लगता है नॉर्थ ईस्ट कम से कम 11 दिन कांग्रेस पार्टी रहने वाली है? पॉलिटिकल मोटिव है कहीं ना कहीं या नहीं? पॉलिटिकल होना चाहिए। मैं तो हैरान होता हूँ कि जब लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स करे, इसमें ऐतराज़ की बात क्या है? अगर कोई दुकानदार दुकान चला रहा है, इसमें ऐतराज़ की बात क्या है? कोई पुजारी मंदिर जा रहा है, इसमें ऐतराज़ की बात क्या है? तो राजनीतिक दलों को राजनीति करनी चाहिए, सिर्फ ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए, देश तोड़ने वाली राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर इस देश में कोई भी सत्य, अहिंसा, न्याय, मोहब्बत, इसके नाम पे राजनीति करना चाहता है, मैं तो स्वागत करूंगा। बीजेपी भी करे ना, इसके नाम पे, देश जोड़ने के नाम पे राजनीति करे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करके राजनीति करे, इस देश को बेहतर बनाने की राजनीति करे, जो करे उसका स्वागत होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल नहीं कहता कि ये यात्राएं गैर राजनीतिक हैं। मेरे लिए राजनीति तो बहुत बड़ी सुंदर चीज़ का नाम है। इस दुनिया में शुभ को सच में बदलने का नाम राजनीति है, और वो राजनीति सबको करनी चाहिए। और मैं तो बहुत निराश होऊंगा अगर ये यात्रा राजनीति ना करे। करना चाहिए, राजनीति बहुत सुंदर शब्द है, इस शब्द को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जो आपने बात कही तेलंगाना कर्नाटका में हुआ फ़ायदा, देखिए मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, कोई कहे कि कर्नाटका में कांग्रेस केवल भारत जोड़ो यात्रा के कारण जीती थी तो गलत बात होगी। भारत जोड़ो यात्रा का एक छोटा सा योगदान था, तेलंगाना में भी एक छोटा सा योगदान था, क्रिटिकल योगदान था मामले को टर्न करने में। इस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी छोटा योगदान किया, लेकिन केवल उस एक छोटे से योगदान से पूरा चुनाव जीता जा सके, ये कभी भी संभव नहीं होता। और भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव में, इस बार के लोकसभा चुनाव में जो है सीटें पिछली बार से भी ज़्यादा लाएंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। आपके मुताबिक कांग्रेस पार्टी को अपना लक्ष्य कैसा और कितना रखना चाहिए? देखिए, भाजपा वाले बिल्कुल सही बात कहते हैं और हर पार्टी को कहना ही चाहिए। कौन पार्टी को कहना चाहिए चुनाव से पहले आके कि हमारा लक्ष्य पिछली बार से नीचे आना है? जाहिर है वो नहीं कहना है, उनका धर्म बनता है, ठीक ही करते हैं बेचारे, उनका काम है, उन्हें करना ही चाहिए। हर पार्टी को कहना चाहिए कि ज़्यादा आएंगी।
मेरे विचार से अगर हम गंभीर चीज़ देखें, ये दावे और ये कहने की बातें तो एक तरफ हैं, आज भी मैं मानता हूं कि बीजेपी को 273 के आंकड़े से पहले रोका जा सकता है। और वो रोकने के लिए एक रणनीति बनानी होगी। आज भी हवा बहुत हो गया है इसका, खासतौर पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद इतना हल्ला हो गया है, बस बस हो गया, चल गया चल गया चल गया। लेकिन वास्तव में आप आंकड़े तो देखिए, ऐसा नहीं है। आज भी इन सब जगहों पे चुनाव के परिणाम पलटे जा सकते हैं, बशर्ते कि विपक्ष संगठित होकर काम करे, बशर्ते कि विपक्ष अपना कोई एजेंडा घोषित करे। अगर वो होता है, और आज की जो आपने घटनाओं का जिक्र किया वो उसी दिशा में इशारा कर रही हैं, तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ऐसी चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। जहां आप एक तरफ कह रहे हैं कि विपक्ष को संगठित होने की ज़रूरत है, बेटर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किसी भी राज्य से कोई फाइनल तस्वीर अभी सीट शेयरिंग की निकल कर नहीं आई है। हर जगह बातचीत चल रही है, सब कुछ हो रहा है, कोई फाइनल तस्वीर नहीं आई है, और थोड़ी खटपट की भी बातें हर जगह से सामने आ रही है। कभी कहा जाता है नीतीश कुमार नाराज़ हैं, कभी कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली में कैसे बातचीत हो पाएगी कांग्रेस पार्टी की। ऐसे में आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन हो पाएगा जैसा सोचा जा रहा है वैसा? चुनाव में 3 महीने बाकी हैं, और अगर कुछ होगा नहीं तो न्यूज़ वालों को मसाला कहाँ से मिलेगा? अब क्या होता है कि न्यूज़ वालों का सारा मसाला बेचारे ऑपोजिशन से ही आता है। राजस्थान में ये 15 दिन तक अपनी सरकार नहीं बना पाए, मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर पाए, सारा मीडिया सन्नाटा, चुप, और ऑपोजिशन का एक डिस्ट्रिक्ट लेवल नेता कोई बोल देता है तो मीडिया के अंदर खबर बन जाती है। तो आप लोगों को थोड़ा मसाला मिलता रहे, टीआरपी मिलती रहे, इसके लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए इनका। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे 2 सीटों की। हम जानते हैं कि राहुल गांधी अमेठी और वायनाड से पिछली बार चुनाव लड़े थे। इस बार कहा जा रहा है, ऐसी खबरें हैं कि वायनाड पर शायद लेफ्ट भी रुचि दिखा रहा है, वायनाड की सीट पर। और ऐसे में आपको लगता है कि एक सवाल ये है कि वायनाड पर लेफ्ट की रुचि है, दूसरा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी इस बार भी 2 सीटों से लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर मतलब इस पर आप क्या कहेंगे? पहला तो कि गलत सवाल है, दूसरा गलत व्यक्ति से पूछा जा रहा है। गलत सवाल इसलिए है कि लेफ्ट आज नहीं, हमेशा वायनाड में दिलचस्पी रखता रहा है। भाई, केरल की हर सीट पे यूडीएफ एलडीएफ की लड़ाई होती है। 20 सीट पे यूडीएफ इंटरेस्ट रखता है, 20 सीट पे एलडीएफ इंटरेस्ट रखता है, इसमें क्या नई बात है? और दूसरा, ये सवाल तो आप कांग्रेस वालों से पूछो ना, सारे सवाल मेरे से पूछ लोगे, कांग्रेस के नेताओं से क्या पूछोगे? तो इस तरह की सीटों का राहुल गांधी कहाँ से लड़ेंगे, इसमें मेरा क्या हाथ है, मेरा क्या योगदान है? लगता है कि एज अ मतलब स्ट्रेटेजाइज करने के अगर तरीकों की बात करें, 2 सीटों से लड़ना चाहिए चुनाव? पता नहीं, इन चीज़ों पर कोई मेरा ओपिनियन नहीं है। मैं तो इस वक्त न्याय यात्रा के लिए जुड़ा हूँ। मुझे न्याय के सवाल दिखते हैं, अन्याय के सवाल दिखते हैं। हम इस वक्त मणिपुर में हैं, जहाँ 7 महीनों से इस देश में खुल्लम खुल्ला सिविल वॉर की स्थिति है। और देखिए कैसी विचित्र बात है, इस देश के मीडिया को फ़िलिस्तीन दिखाने का टाइम है, गाज़ा दिखाने के लिए वक्त है, और इस देश में जो हो रहा है, AK-47 लेके हो रहा है। कल आप गुजरेंगी उस इलाके से, आप देखना, दिखाना, मेरा उम्मीद है कि आप लोग दिखाएंगे, है ना। ये बताइए कि क्या स्थिति है इस देश में। इन सवालों पे हम फोकस करें। चुनाव हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, चुनाव पे भी फोकस रहेगा। यहाँ चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, यहाँ तो इस देश को तोड़ने की सबसे बड़ी हरकत हो रही है, और जिसको इस देश की केंद्र सरकार खुल्लम खुल्ला बैठ के देख रही है, कुछ नहीं कर रही। प्रधानमंत्री पता नहीं किस किस की दुख के ऊपर वो दे देते हैं, लक्षद्वीप जाने के लिए उनके पास समय है। भैया, इस देश में मणिपुर भी है, आधा दिन वहाँ भी गुजार लो, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलते, आते नहीं हैं। इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो मेरे को तो इस वक्त न्याय और अन्याय के सवाल दिख रहे हैं। वो बचपन में गीत हुआ करता था ना, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, बहुत सुंदर गाना था, हम भूल गए इन सब चीज़ों की। वो क्या कहता था, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। ये आदर्श हैं इस देश के, जिस पे देश बना है। और आज अपने पराए का क्या खेल हो रहा है इस देश में? ये मणिपुर वाले अपने नहीं हैं क्या? ये कुकी, नागा, मितेई, ये सब अपने लोग नहीं हैं क्या? तो अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज़ न डगमगाए। वो आदर्श देखने चाहिए। तो हाँ, सीटें होंगी, वोट होगा, चुनाव होगा, लेकिन चुनाव से आगे भी बहुत दुनिया है। मणिपुर का ज़िंदगी मौत है, इन सब पे भी हम ध्यान दें। अच्छा, एक सवाल राम मंदिर पे। आपने कहा कि राम मंदिर उद्घाटन का मर्यादा, आस्था और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसे अगर आप विस्तार से बताएं, क्योंकि भाजपा की तरफ से दावे क्या कहते हैं ये आप अच्छे से जानते हैं।
भगवान राम को इस देश में करोड़ों लोग पूजते हैं, आस्था रखते हैं। क्यों रखते हैं? एक शब्द में कोई पूछे, लोग कहेंगे मर्यादा के प्रतीक, है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम। जब भगवान राम को अयोध्या से वनवास दिया जा रहा है, लक्ष्मण बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो लगभग कहते हैं कि देखो बूढ़ा है, बेकार की बात कर रहा है, क्यों तुम इसके ऊपर जा रहे हो, अपने भाई को कहते हैं। भगवान राम क्या जवाब देते हैं? कहते हैं अगर अनैतिक काम करके, मर्यादा को भंग करके मुझे अयोध्या का राज तो छोड़ो, 7 लोक का राज भी मिल जाए तो मैं नहीं लूँगा। एक तो वो मर्यादा है। अब उस मर्यादा पुरुषोत्तम के उसके महिमा के लिए हम एक मंदिर बना रहे हैं। उसमें न्यूनतम बात क्या होनी चाहिए? मर्यादा होनी चाहिए। अब आप इनकी मर्यादा देखिए, क्या अधूरे मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है? अगर होनी है तो रामनवमी के दिन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इलेक्शन की आचार संहिता लग जाएगी। अधूरे मंदिर में क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्शन से पहले करना है। ये मर्यादा है। आप संवैधानिक मर्यादा देखिए। इस देश का कोई व्यक्ति आप में एक आस्थावान के तौर पे वहाँ जाना चाहे, हमारा पूरा अधिकार है। लेकिन संवैधानिक रूप से चुना हुआ इस देश का प्रधानमंत्री उसमें जजमान की हैसियत से बतौर प्रधानमंत्री जाए, तो क्या कल को दूसरा प्रधानमंत्री बतौर प्रधानमंत्री मक्का में जा सकता है, काबा में जा सकता है? बतौर प्रधानमंत्री कोई क्रिश्चियन कुछ कर सकता है? ये संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है। कानून की मर्यादा, सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी कि मंदिर बनाओ, लेकिन कहा कि ये ट्रस्ट राजनीति नहीं करेगा। ये ट्रस्ट राजनीति नहीं कर रहा। आज बैठ के धमकी दे रहे हैं तुम्हारे वोट कट जाएंगे, नहीं आए तो हिंदू विरोधी हो जाओगे। तो कुल मिला के अगर आज भगवान राम से पूछा जाता कि ये मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है, मैं समझता हूँ सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम होते जो कहते मर्यादा को तोड़ के एक नहीं ऐसे 7 मंदिर भी बने, ये मत बनाओ। मंदिर वो हो जहाँ आस्था हो, मंदिर वो हो जहाँ एक जो तरीका मंदिर बनाए, बिल्कुल कानूनन अब जायज़ है, बनना चाहिए। लेकिन जिस मंदिर को जिस तरह से स्थापित किया जा रहा है और जिस तरह से तारीख तय की गई है, ये तो सीधे सीधे चुनाव प्रचार की तैयारी है। चुनाव प्रचार का पूरा अधिकार है। मंदिर को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? क्या इस देश का संविधान कानून इसकी इजाज़त देता है आपको इसके लिए? इसलिए मैं कहता हूँ जिस तरीके से राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी बीजेपी कर रही है, आरएसएस और इनके संगठित संघ परिवार कर रहा है, इसका आस्था, मर्यादा और धर्म इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन आपने एक हिंदू विरोधी वाली बात की कि इस तरह का स्टिकर जो है वो चिपकाने की कोशिश होती है। आपको लगता है ये स्टिकर लग जाता है वाकई में, या लग जाएगा इस डिसीजन के बाद? अरे ये कौन ठेकेदार होते हैं? अब आप बताइए, एक तो आदि कितना ये है कि आस्था, और आस्था ये है कि आप आइए, मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूँ, नहीं आए तो हिंदू विरोधी। अरे तुम गुंडागर्दी है, काहे को तुम वो कर रहे हो? इस देश के न जाने कितने मंदिर कहाँ बनते हैं, और मैं कितने ही लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं कि फला मंदिर में नहीं, हमारा वो संप्रदाय नहीं है, हम वहाँ नहीं जाते। इस देश में कोई दिवाली मनाता है, कोई दुर्गा पूजा मनाता है, किसी के लिए गणेश चतुर्थी है। यही इस देश की धारणा है। और ये कहना कि अगर इसको नहीं माना तो हिंदू विरोधी, अरे तुम कौन से ठेकेदार हो गए? कौन से सुप्रीम कोर्ट हिंदुइज्म के हो गए? और जो सुप्रीम कोर्ट हैं हिंदू धर्म के, मैं तो कोई आस्थावान नहीं हूँ और मैं नहीं कहता कि मैं शंकराचार्य की हर बात को मानता हूँ, लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं कि ठीक तरीके से नहीं हो रहा, तो ये शंकराचार्य से ऊपर ठेकेदार हो गए बताने वाले कि कौन हिंदू है कौन नहीं है। ये ठेकेदारी बंद कीजिए। हिंदू धर्म की सबसे खूबसूरती यही है कि इस धर्म में आपको कुछ भी साबित नहीं करना पड़ता। मेरी पत्नी मंदिर जाती हैं, पूजा करती हैं, मैं नहीं जाता, पूजा नहीं करता, वो भी उतनी हिंदू है, मैं भी उतना हिंदू हूँ। कल को वो मुझे भी नहीं कह सकती कि तुम हिंदू नहीं हो। यही खूबसूरती है इस धर्म की, इसको बना रहने दीजिए। हिंदू धर्म के साथ इस तरह का खिलवाड़ मत कीजिए। अच्छा योगेंद्र जी, आखिरी सवाल ये कि एक तरफ हम देख रहे हैं राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है भाजपा की तरफ से, और कहा जा रहा है साफ तौर पर कि भैया कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, और दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा होने वाली है राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की। इसे भी कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। आपको लगता है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो भाजपा के, आप नैरेटिव कह लीजिए, या राम मंदिर उद्घाटन से जो कहा जा रहा है कि राममय माहौल हो चुका है देश में, उसे काउंटर कर पाएगी राजनीतिक लिहाज से बात करें तो? पहली बात, मैं दोनों को राजनीतिक मानता हूँ। पता नहीं कांग्रेस वाले क्यों कहते हैं कि राजनीतिक नहीं है। मेरा बात माने तो मैं कहूँगा भाई कहिए कि राजनीतिक है। राजनीति बहुत सुंदर शब्द है भाई, क्यों राजनीति शब्द छोड़ रहे हो?
तो ये न्याय यात्रा मेरी दृष्टि में राजनीतिक है और अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन मेरी दृष्टि से राजनीतिक है। अंतर क्या है? एक सुंदर राजनीति है, एक बहुत खतरनाक राजनीति है। इस देश में किसी भी धर्म संप्रदाय के नाम पर राजनीति करना अंततः इस देश को तोड़ने की राजनीति है। आज जरूर किसी का चल जाएगा, आज जरूर किसी को आत्मविश्वास है, आज जरूर आप कह सकते हैं बहुमत में है, जो मर्जी कर लेंगे। लेकिन याद रखिए, आज से 600 साल पहले भी किसी को विश्वास था, जो मर्जी कर लेंगे, मंदिर तोड़ दो, मस्जिद बना दो। अच्छा नहीं निकला ना उससे। जाति का पद कभी भी अच्छा नहीं निकलता है। तो एक बुरी राजनीति है, एक सुंदर राजनीति है। मैं बीजेपी को भी चाहता हूँ आए, सुंदर राजनीति करे, कहें 10 साल तक उन्होंने राज किया है, बताएं उन्होंने अच्छा राज किया है, इस पे वोट बटोरें, बिल्कुल उनका अधिकार बनता है। अगर अच्छा किया, जनता तय कर ले। जनता अगर सोचती है महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, इस देश में अमीरों की अमीरी नहीं बढ़ी है, गरीब कम हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, बीजेपी को दोबारा वोट दीजिए। तो बीजेपी अपने काम के आधार पर वोट मांगे। ये धर्म के नाम पे लोगों को डरा के, धमका के, ये जो राजनीति है, ये देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, हमारी सभ्यता संस्कृति के हित में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी। तो हमारे साथ इम्फाल से जुड़े थे योगेंद्र यादव जी। हम जानते हैं कि योगेंद्र यादव जी एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ स्वराज इंडिया के संस्थापक भी हैं। तमाम बातचीत आपने सुनी। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ निधि तनेजा, इम्फाल से।